लगा दूँ और उम्मीद है कि हम सब खैरियत से होंगे जी। आज हाँ ऑलमोस्ट हमारे जो चैप्टर नंबर 5 का एंड था, तो वो शायद थोड़ी सी डिस्कशन हमारी आपकी रह गई थी, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर की 6 की तरफ हम स्टार्ट ले लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि हमारे एड्स में हमने आपसे कहा था कि डिफरेंट हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन हमने आपको दे दिया था कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आया करता है, शॉर्टली भी आपसे पूछा जाता है, फिर कैपोजी सार्कोमा के बारे में आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने आपको जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ट्रांसमिशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। और हमने बहुत डिटेल से आपको ट्रांसमिशन बता दी थी कि एक्चुअली जो मेन रीज़न हुआ करता था, आज भी है, सिरिंजेस जो यूज़ की जाती हैं, स्पेशली जो ड्रग यूज़र्स हैं, वो एक मेन सोर्स है। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना विदाउट एनी टेस्ट, ये सबसे बड़ा सोर्स है। और इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि जो हम अपने ऑपरेट करते हैं, चाहे वो डेंटल सर्जरी हो या कोई और मेजर सर्जरी हो, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज नहीं किया जाता ठीक तरह से, तो वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन था। कंट्रोल करने का डेफिनेटली हमने आपसे कहा था कि एक ही तरीका है कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें और सेक्सुअल कांटेक्ट को ना करने की कोशिश करें हमेशा, क्योंकि शरई तौर पर भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम है और हमें मना किया गया। बहुत यूँ कह लें कि बहुत बड़ी सज़ा इसकी मौजूद है हमारी शरीयत में। उसके अलावा ये अगर किसी वजह से, अब डेफिनेटली अगर सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं हुआ तो कोई और वजह हो सकती है, कहीं आपने इंजेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है या कहीं से इंजेक्शन आपने डॉक्टर से लगाया था, तो उसकी वजह से, तो उस सूरत में हमारे पास एक ही फ़िलहाल मेडिसिन की फैमिली है, और उसी मेडिसिन फैमिली से हमने आपसे कहा था कि एज़िडोथायमाइडिन या ज़िडोवियोडिन या सिमेरिन, ये मेडिसिन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगी कि हमारे पेशेंट को सरवाइव करने में थोड़ा सा उनका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मसलन सपोज हम अगर कहते हैं कि जी कुछ 1 साल या 2 साल में उसकी डेथ होनी थी, तो वो पॉसिबल है 4 या 5 साल में, और उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर पोजीशन में नहीं जा पाते। प्रिवेंट हमने करना है तो डेफिनेटली हमने हमेशा यूज़ करनी है स्टरलाइज सिरिंज, क्लीन निडल जो किसी और के इस्तेमाल में ना रही हो या इस्तेमाल नहीं की हो, और सिंगल यूज़, एक ही बार एक ही शख्स उसे यूज़ करे और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर हालत में ऐसा ही आज के डॉक्टर्स को भी एजुकेट किया गया है, डॉक्टर को भी इस तरफ उसका माइंड बनाया गया कि आप 5-10 रुपए बचाने के लिए मरीजों की लाइफ डिस्टर्ब ना करें, तो बहुत मुश्किल से मानते हैं पैसे बचाने ना हर किसी ने। इसी तरह से हमें खुद भी अगर किसी वजह से मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो हम 5 रुपीज़ की एक छोटी सी सिरिंज मिलती है 3 cc की, वो हम लेकर और फिर डॉक्टर के पास चले आए। भाई अगर इंजेक्शन लगेगा तो हम अपनी सिरिंज प्रोवाइड करें, नहीं लगेगा तो वो सिरिंज हम अपने घर लाकर वापस रख दें, क्योंकि वो पैक है। लेकिन लगे तो फिर आप उस इंजेक्शन को अपने सामने ही, अपने फ्रंट पर उस इंजेक्शन को, उस सिरिंज को यूज़ करवाएं और अपने सामने ही उसे डिस्पोज ऑफ करें। तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़राइज़ में आजकल के दौर में शामिल है कि फ़र्ज़ समझ के आपको करना हमें चाहिए। फिर हम पब्लिक की एजुकेशन दें, उसे इस चीज़ से दूर रखें, सेक्सुअल कांटेक्ट में ना रहे। और फिर इसी तरह अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि जी दवा लेनी है या अगर कोई
ट्रांसमिशन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है या कोई सर्जरी करवानी है, तो उससे पहले पहले अपना हर टेस्ट मुकम्मल तौर पर उसकी स्क्रीनिंग करवाए और फिर उस टेस्ट किए हुए ब्लड को यूज़ करे। वरना अदरवाइज वो मना कर दे कि नहीं जी मुझे ये ब्लड अपने ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना या मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी है आपसे, क्योंकि ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। अब वो ना होने को तो बेटा कुछ भी नहीं होता ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको सपोज कि एक कील छोटा सा हमें लग जाता है या हम सड़क पर गिर जाते हैं, हल्की सी स्क्रैच आ जाती है, बोलते हैं यार कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी स्क्रैच में अगर टेटनस चला गया तो फिर बवाल बन जाता है हमारी जान के ऊपर और बहुत मुश्किल होती है सरवाइव करना। ठीक है ना। तो होने को कुछ भी नहीं होता, और जब होने को कुछ हो तो बहुत छोटी सी चीज से बहुत कुछ हो जाता है। ये हमारे पास बात थी यहाँ तक। इसमें अब हम लास्ट में शायद एमसीक्यूज भी करने थे, और एक टॉपिक और है हेपेटाइटिस का। शॉर्ट नोट के तौर पर हमसे पूछा जाता है। पेज नंबर अपनी बुक में इसको नोट कर लीजिएगा, 96 पेज नंबर है बुक में। पेज नंबर 96 पर आपके पास हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ किया गया। और इसमें हमने कहा कि सीरियस हेल्थ रिस्क, और क्यों सीरियस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास हम ऑनलाइन में जो काम स्टार्ट किया, अल्लाह करे कि ऑनलाइन आने वाले चंद दिनों में ख़त्म हो जाए तो हम फिज़िकली काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये भी हमारा ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक इशू हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप या तो अपने पास नोट कर लें या उसी वक्त मुझसे पूछ लें। ठीक है ना, ताकि वो क्लियर हो जाए कोई भी सवाल है, कोई भी बात है। और ये ज़रूरी नहीं कि आज ही की बात हो, कल की या उससे पहले का कोई टॉपिक है। चैप्टर 1 का आज आप 2 दिन ऑलमोस्ट टेस्ट होने वाले हैं आपके, तो चैप्टर 1 और 2 की आप स्टडी कर रहे होंगे। तो उसमें से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको अंडरलाइन करें, उस पर पॉइंट आउट करें और वो मुझसे पूछ लें। क्योंकि जितनी बातें आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हमारा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा और आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा। एक क्वेश्चन को हम अपने माइंड में लेकर बैठे रहें, यार मैं सर से कैसे पूछूं, और हो सकता है कि वो आगे चलकर वो किसी टॉपिक के साथ उसका कनेक्शन हो, तो फिर हम उस टॉपिक को भी मिस करेंगे। ठीक है ना। बहरहाल ये बिल्कुल भी नहीं परेशान हुआ करें, घबराया नहीं, आप फ़ौरन से पहले पूछ लिया करें और हम उसको सॉल्व करेंगे। हेपेटाइटिस में हमने जो 96 आपको पेज नंबर मैंने कहा, यकीनन सब पहुंच गए होंगे 96 पर। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन हमारा आता है, वो लिख लें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि हेपेटाइटिस ए बताएं, हेपेटाइटिस बी या सी बताएं, बस सिंपली वो हेपेटाइटिस पर नोट पूछ लेता। और इसमें एक्चुअल ए बी और सी को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि हेपेटाइटिस बी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वो भी एक्चुअल पूरे हेपेटाइटिस का सिनेरियो बताया गया उसमें। हेपेटाइटिस के साथ प्रॉब्लम यही है, जो हमें सिनेरियो इसका मिलता है वो एक्चुअल क्या है, वो ये है कि हेपेटाइटिस के कैरियर, जैसे एड्स का कैरियर है ना, कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर कहते हैं ऐसा हमारा ह्यूमन। जी, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर टेस्ट में चैप्टर 1 एंड 2 ही आएंगे। जी बेटा, चैप्टर 1 और 2 एमसीक्यूज टेस्ट जो आपका होगा उसमें भी 1 एंड 2, और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा आपका उसमें भी 1 और 2। ठीक है, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, और मैंने मेंशन करवा दिया था आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस, शॉर्ट भी किस तरह से आता है, लॉन्ग भी किस तरह से आता है, तो वो आपने पूरा दोनों चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कैरियर किसे कहते हैं।
कैरियर असल में एक्चुअल वो ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जिसमें बीमारी मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसमें उस बीमारी का वायरस मौजूद है। अब वो वायरस किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है। वायरसेस में जैसे हमारा हेपेटाइटिस बी का वायरस है, इसमें और ज़्यादा सीवियरिटी इसीलिए होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान में ये वायरस मौजूद है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, A1 है। अब भाई कोई बीमार होता है किसी को, जैसे आजकल हम कोविड है तो हम कोई खांसता है, कोई स्नीजिंग करता है तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं ना, पीछे हो जाते हैं, फौरन डर जाते हैं। लेकिन अब एक जीरो पेशेंट हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर वायरस मौजूद है, लेकिन ना तो वो खांस रहा है, ना वो स्क्वीजिंग कर रहा है, ना उसमें टेम्परेचर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो वही पेशेंट हमारा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो जिस जगह मौजूद है उसके सराउंडिंग में उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स या उसकी गैदरिंग, वो सब के सब हाई रिस्क पर। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो जीरो पेशेंट कहलाता है, उसे कुछ नहीं हो रहा, उसे बाद में देखा जाएगा जब होगा तो। लेकिन फिलहाल उसने जिसको ट्रांसफर किया है हेपेटाइटिस, किसी भी वजह से, पानी के जरिए, खाने के जरिए, या जो फैसिस हैं उसके, वॉशरूम वो गया है और सही तरह से पानी को यूज़ नहीं किया गया, और नॉर्मल बंदा फिर उसी वॉशरूम में गया, उसमें ट्रांसफ़र होने का ब्लड किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है या इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वही सिरिंज है, उसके ज़रिए, या सर्जरी में, तो जो भी काम वो करेगा उसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, वो तो नॉर्मल घूम रहा है, अब वो इन्फेक्टेड जो चीज़ें हैं यूज़ की, वो जब अदर पर्सन यूज़ करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे यहाँ नॉर्मली स्क्रीनिंग का रुझान कम है। तो एशिया में, अफ्रीका में हमारे यहाँ मतलब हम बिला वजह टेस्ट नहीं करवा सकते ना, हमारे पास पैसे, हम कहते हैं यार क्यों खर्च करें। फॉर एग्जांपल हम सर में दर्द हो रहा है जी आज मेरे शाम में, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 2 टेस्ट लिख कर दे दिए। मैं घर आया तो मैं घर आने के बाद बोलूँगा अबे भाई ये कैसा डॉक्टर है यार, सर में दर्द हो रहा है और टेस्ट लिख कर दे दिए, या सीटी स्कैन सपोज उसने लिख कर दे दिया। अब हमने क्या किया जी, हमने तो वो टेस्ट वेस्ट करवाए नहीं और डिस्प्रिन खाई और सो गए, सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश, A1। अगले 5-6 महीने बाद फिर सीवियर पेन हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसने फिर ऐसे ही कुछ 2-4 टेस्ट लिख के दिए होंगे, मगर हमने उसको अवॉइड किया, और बिल आखिर अगले 2 साल 1.5 साल बाद हमें पता चला कि जी हमारे तो ब्रेन में ट्यूमर बन चुका है। तो वो उस वक्त इनिशियल स्टेज थी जब फर्स्ट टाइम आप हमारे डॉक्टर ने हमें टेस्ट करने के लिए कहा था, और अगर हम वो कर चुके होते तो बहुत पहले ही हम उस स्टेज को कवर कर चुके होते। इसी तरह अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में जो है वो, चूँकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। अब ये पेशेंट्स को, जो हमारे हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, इनको किस तरह पता चले, इनको इसी तरह किया जा सकता है कि स्क्रीनिंग की जाए। तो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ हर साल अपना मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, और उसमें आपकी हर चीज़, जो मेजर डिजीज़ हैं उनसे लेकर नॉर्मल हमारे ब्लड के सीपी, ब्लड का कंप्लीट प्रोफाइल जिसे आप कहते हैं, यूरिन का DR चेक करना, फेसिस को चेक करना, ये सब एक टेस्ट की उनकी क्राइटेरिया होना। तो वो हर साल अपने आप को रीचेक कर रहे हो। तो वो इस तरह की जो ट्रांसफ्यूजन वाली बीमारियां हैं, वो बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं। अब कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट अफ्रीका में या एशियन में कोई 200 बिलियन के करीब ऐसे मरीज मौजूद हैं जिनमें हेपेटाइटिस के जरासीम या वायरस मौजूद है, लेकिन वो तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब वो किसी और को जो ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी।
इसीलिए हम देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान में, हेपेटाइटिस का पेशेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। गंदा पानी पीना हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम पीते हैं, यानी हमसे मुराद है कि जो हमारी आबादी का ऑलमोस्ट 90% है वो उसको फिल्टर वाटर या मिनरल वाटर तो अवेलेबल नहीं है ना, वो तो वही दरिया का पानी पी रहा है, डायरेक्टली उठाकर पौंड का पानी पी रहा है, कहीं से भी उसको पानी अवेलेबल है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हमारे अनडेवलप कंट्री में होती है। ये जो वायरस होता है हमारा हेपेटाइटिस का, ये फिर जाकर हमारे कैंसर प्रोड्यूस करता है, लीवर को कैंसर शुदा कर देता है, और लीवर सेल्स कैंसर में आ गए तो फिर हमारा सारी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम उसे संभाल नहीं सकते। वही वाली बात मैंने आपसे कही कि हमने स्टार्ट में ही उसको निग्लेक्ट किया, और अब जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें उसको संभालना कदरे मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो ये है हेपेटाइटिस में। अब आपने इंट्रो में लिखा और फिर उसका नोट में फिर अलग से आप हेडिंग लगा लेते हैं और लिखते हैं जी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनका ट्रांसफर या ट्रांसफ्यूजन कैसे हो जाती। जैसे लाइक जो हेपेटाइटिस ए है वो हमारे जो इंडिविजुअल जो भी पेशेंट है उसके जो फेसेस है वो ठीक तरह से वॉश नहीं किया गया, फिर उसको खास स्पेशली हमने जो है वो ड्रेनेज नहीं किया और वो फिर कहीं और पहुंच गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये हेपेटाइटिस ए बहुत तेजी के साथ जो जहाँ सेवरेज का सिस्टम खराब है उन इलाकों में हेपेटाइटिस ए फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस बी चूंकि सीरम का हेपेटाइटिस होता है, सीरम हम कहते हैं हमारे जो ब्लड में लिक्विड मौजूद है, ब्लड सेल्स को आप हटा दें, वाइट ब्लड, रेड ब्लड, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, तो बाकी को हम जनरली सीरम का नाम देते हैं। तो सीरम जो होता है उसमें ये हेपेटाइटिस बी का वायरस आसानी से डेवलप होता है, और किसी भी वजह से यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए या सिरिंज यूज की जाए तो हेपेटाइटिस बी फैलने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी जो है वो भी हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ये भी सिरोमेटिकल है, और इसमें ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जो मदर टू चाइल्ड, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी बेबी को भी ये 99% चांस पॉसिबल हो। फिर इसकी तरह एड्स की तरह हमारा हेपेटाइटिस सी सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। ठीक है जी। तो ये हमारे लास्ट टॉपिक हमने आपको डिस्कस किया। पेज नंबर 98 पर एमसीक्यूज हमारी इसमें मौजूद हैं, वो हम देख लें, चेक कर लें, और जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहे हों वो ज़रा साथ ही मुझे गाइड भी करते रहें तो अच्छी बात होती है, पता चल जाता है कि ठीक है जी। तो पहला एमसीक्यूज पढ़ रहा हूँ मैं। पहला है जी, फर्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द फाइनल मेन क्या है, हेल्पिंग क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। पहली एमसीक्यूज क्या आंसर है जी इसका, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐसी जो हमारे फाइनल टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, होमोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या जेनेटिक्स। ठीक जी, दो आंसर आए, तीन आंसर आए, बिल्कुल ठीक आए जी, चौथा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जेनेटिक्स फाइनल टूल है हमारी, और इसकी मदद से हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल बेहतर तौर से कर रहे हैं। सेकेंडली, सेकेंड जो हमारी एमसीक्यूज है, सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछें जी, पूछें, क्वेश्चन तो पूछना अच्छी बात है। क्वेश्चन आपने पूछा है क्या कि इंसेफेलाइटिस की कॉज क्या है। इंसेफेलाइटिस की कॉज हमारी क्यूलिक्स यानी मच्छर, हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो में तीन बड़ी फैमिलीज हैं, क्यूलिसाइनी और एनिफिलाइनी और एडिसाइन, यानी एनाफिलिस
वाली जो फैमिली जो मलेरिया कॉज करने वाला बाइस बनती है, क्यूलिक्स की जो जीनस है, उसमें और भी जीनस है मगर वो इसके नाम से क्यूलिसाइनी के नाम से मशहूर है। तो उसमें क्यूलिक्स हैं, जो ये हमारे गटर के या गंदे पानी में आपको मच्छर मिलेगा ना, ये क्यूलिक्स होता है। क्यूलिक्स साफ पानी में नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है और होगा यूजुअली स्मेल वाले पानी में, गंदे पानी में। जो मलेरिया वाला मच्छर होता है वो याद रखिएगा बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, ठीक है ना, सफाई पसंद है। वो साफ सुथरे पानी में रहेगा, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। मलेरियल मच्छर की भी यही, एनाफिलिस की भी यही करेक्टर है, और एडीज इजिप्टाई का भी ये करेक्टर। बस एडीज इजिप्टाई का थोड़ा सा करेक्टर यहाँ आकर एनाफिलिस से अलग होता है कि उसको साफ पानी तो चाहिए, लेकिन उसमें अगर थोड़ी बहुत स्मेल चल रही है तो कोई मसला नहीं। और दूसरी बात कि उसको इनसाइड ऑफ द हाउस या इनसाइड ऑफ द वेरियस प्लेस रिक्वायर्ड है पानी, तो एडीज वहाँ ग्रो करता। एनाफिलिस आउटसाइड भी कर लेता है एंड इनसाइड ऑफ द हाउस भी कर लेता है पानी, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। तो क्यूलिक्स से हमारा जो सोर्स है, क्यूलिक्स मच्छर, वो मच्छर हमारा एना जो इंसेफेलाइटिस का बैक्टीरिया है उसको फैलाने का, कॉज करने का बाइस बनता है। कराची में बहुत पहले हमने इसको नोट किया हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि शायद 86 में जैपनीज इंसेफेलाइटिस के 8 मरीज हमारे यहाँ मौजूद थे। क्योंकि मैं कुछ अर्सा हेल्थ साइट पर रहा था, तो उस वक्त हमारी थोड़ी सी रिसर्च थी, तो उस हवाले से इसमें देखा गया था। मगर बहरहाल उसके बाद से कोई पेशेंट नहीं आया। उस वक्त जापान से कुछ टीमें आई थी स्पेशली, और उन्होंने उसको कवर अप भी किया था। और उसके बाद लेकिन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि ये कहीं भी सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और बच्चे हमारे, उन्होंने कहा जी फाइलेटिक लिनेज को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। थोड़ा क्यों, पूरा कर देते हैं 2 मिनट में। आपने पहले आसानी से बात समझ जाए कि आपने वो तस्बी यूज की है ना, दाने वाली तस्बी, है ना, तो उस तस्बी में से एक दाने को बाहर निकाल दें आप। 33 आई थिंक उसमें जो है वो मोती होते हैं ना, मोती हो या बीड्स हैं या प्लास्टिक कोई भी चीज होती है, तो उसमें से एक को आप बाहर निकाल दें। अब वो रिंग आपका टूट गया। इसी तरह फाइलेटिक यानी क्लासिफिकेशन, उसका एक दूसरे के साथ लिंक होता है। हम कैसे कहते हैं कि जनाब हमारा जो पॉरीफेरा फर्स्ट फाइलम है ना, उसके बाद हम कहते हैं नाइडेरियन सेकंड फाइला, फिर हम कहते हैं सिरेंट्रेटा, फिर हम कहते हैं प्लेथी हेलमेंथिस, फिर हम कहते हैं निमेथी हेलमेंथिस, फिर एनिलीड्स, फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, और देन कॉर्डेटा। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ करेक्टराइज करके देखा जाता है, तो वो करेक्टर्स फर्स्ट फिर सेकंड, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, फिर थर्ड में क्या मॉडिफिकेशन होगा। ये मॉडिफिकेशन जो होती रहती हैं, इसी मॉडिफिकेशन से आपको एक लिंक का दूसरा लिंक, फिर तीसरा लिंक, फिर चौथा लिंक ये मिलता है, और एक बीट का सर्किल पूरा हो जाता है। तो हमने ये वहां से कहाँ से ढूंढा था? हम कहते थे फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि भाई पहले बना कोई प्रोटोजोआ, और फिर बना पॉलीपेरा, फिर बना सो ऑन कॉर्डेट तक। और कॉर्डेट में भी सबसे एंड में हमारा मैमल में जो हाईएस्ट एडवांस मैमल, उसमें हम ह्यूमन आ गए। ह्यूमन को कहते हैं ना अशरफुल मखलूक़ात, तो अशरफ सबसे ऊपर, मखलूक़ात यानी के ऑर्गेनिज्म, तो मैमल में हम सबसे हाई लेवल पर आ जाते हैं। तो ये लिंक हमारा नीचे से शुरू होकर एंड तक जाता है, तो इसे कहा जाता है फाइलेटिक लिनेज। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी इसकी है कि हमें हमारी जो एवोल्यूशन है उसके बारे में आइडिया जाता है। प्रीवियसली एनिमल्स या प्लांट्स किस माहौल में किस तरह सरवाइव कर रहे थे, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है।
अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, सर मुझे चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस कराने हैं, अभी करूं या इन ही एंड ऑफ क्लास? चैप्टर 1 के क्वेश्चन कराने हैं मतलब, अच्छा मुझसे पूछने हैं आपने? हाँ हाँ, पूछने हैं तो कोई मसला नहीं, आप पूछ लीजिएगा। और अगर वो ज़्यादा हो तो फिर आप थोड़े आज पूछ लें, थोड़े कल, फिर थोड़े बाद में, ऐसे कर लें। अगर 2-4 हैं तो कोई मसला नहीं, फिर आज ही पूछिएगा। क्लास के एंड में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? 5-10 मिनट ले लेंगे टाइम लास्ट में, या आप बीच में एक एक क्वेश्चन डालते रहें तो मैं उसको जैसे जैसे ग्रेजुअली आंसर देता रहूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली है ना क्वेश्चन चैप्टर का। तो आप एक दो क्वेश्चन इसमें राइट कर दें, मुझे जैसे ही बीच में टाइम मिलेगा मैं आपको उसका आंसर देता रहूँगा। क्लियर जी? अच्छा जी, अब हम थोड़ी देर के लिए अब एमसीक्यूज आपने कहा जनाब, पहला, और सेकंड हमने कहा कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू। जो क्लोज रिलेटेड ऑर्डर होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? जीनस बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, क्लास या डिवीजन। तो जनाब, जो हमारा ऑर्डर है वो मिलकर क्लास का आंसर आया, क्लास, और फिर क्लास, फिर क्लास, 3 आंसर, 4 आंसर, क्लास, ठीक है जी, और 4 आंसर हो गए जी हमारे पास क्लास। ठीक है, और तो कोई नहीं है, और कोई आंसर देने वाला? अच्छा, मैं अगर आपको, ये जो बच्चों ने मुझे अभी क्लास 1 2 3 4 5 बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो इनको मैं ज़रा सा एक पेज पर लेके जाना चाहूँगा। ज़रा बेटा अपने पेज पर आ जाइएगा, 81 पर, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो आंसर दिया नहीं, हालांकि मेजॉरिटी हमारी आंसर देती है, और अच्छी बात है ना आंसर देना। और मैंने आपसे पहले कहा था, आंसर ठीक हो या गलत हो, देना जरूर चाहिए। तो ये बच्चे जिन्होंने हमारे पास आंसर दिया है, ये बच्चे सभी निकाल लें, मतलब जरूरी नहीं है, 81 पेज। अब इसको देखकर मुझे बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। जी, आंसर क्या होना चाहिए जी? एक आंसर आया फैमिली। तो जब हमारी क्लास की आप बात करें तो क्लास जो होती है वो मिलकर एक ग्रुप जो बनाती है, उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर, जो डिफरेंट ऑर्डर्स आपस में मिलकर वो चले जाते हैं फैमिली के अंदर, ठीक है? तो हम नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए तो हमने रिवर्स करना होता। तो आपसे उन्होंने कहा कि क्लोजली ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, जो हमारे ऑर्डर्स हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ठीक है? और अगर कहा जाए कि जी हमारे डिवीजन से जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्या है, तो वो हमारे डिवीजन के अंदर हमारी डिफरेंट टाइप की क्लास। अच्छा, इसमें होता, ये जो बहुत सिंपल वे में हमें दिया है, इसमें सब क्लासेस भी हैं, सब फैमिलीज भी हैं, सब ऑर्डर्स भी हैं। तो वो बात हम यहाँ नहीं करते इस लेवल पर, ठीक है? और उसके अंदर हमारे पास उसको मजीद ब्रेक डाउन किया जाता। लेकिन भारत, हमारे पास जो है वो, अगर हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को देखेंगे तो वो मिलकर एक फैमिली बना रहा होगा। तो बी इसका आंसर। थर्ड वन, हमारे पास बुक में फोर्थ लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली ये सीरीज में थर्ड है, ठीक है? करेक्टरिस्टिकली वायरसेस आर, वायरस का जो है वो हम किसमें इसको मेंशन करना चाहें, ए सेलुलर कहें, सेलुलर कहें, नॉन सेलुलर कहें, यूनिसेलुलर कहें? आंसर हमारे पास है नॉन सेलुलर। बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी आंसर आपके, और नॉन सेलुलर ही हैं आपके।
और नॉन सेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वन, द एडहेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस आर डिटरमाइंड बाय। अगर हम वायरस की एडहेशन प्रॉपर्टीज को फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करें? क्या हम नंबर ए, प्रोटीन दैट मेक अप देयर कोट्स एंड एनवलप, क्या हम उसको टेस्ट करें? या वायरल डीएनए दैट दे कंटेन, क्या वायरल के डीएनए को चेक करें? या वायरल आरएनए उसको चेक करें? या वायरल जीनोम दैट दे कंटेन उसको चेक करें? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी, ए। अच्छा, हम वायरल के डीएनए को क्यों नहीं चेक कर सकते? भाई वायरस का डीएनए तो ज्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्ड देगा ना किसी भी, जैसे हमने अभी फर्स्ट एमसीक्यूज कही थी, आपने कहा जी जेनेटिक्स इज द फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जेनेटिक्स में तो आप डीएनए को निकाल लें और उससे आप एक्यूरेट वायरस की क्लास को बता दें या वायरस के नाम को बता दें, भाई ये वायरस इस वक्त मौजूद है। तो क्या डीएनए वायरस को आप टेस्ट कर सकते हैं? कौन बता रहा है जी? ए पार्ट तो आंसर बता दिया ना, ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल है, क्या हम वायरस के डीएनए को टेस्ट कर लें वायरस को डिटरमाइन करने के लिए? इसका आंसर कौन बता रहा है, कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन कोटेड होते हैं जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही आंसर। नेक्स्ट आंसर भी ठीक है जी, नो। और उसके बाद भी आंसर ठीक है, वो प्रोटीन कोड के अंदर है, तो पहले हम बाहर ही प्रोटीन कोड को फाइंड कर लें, और उस कोड को वैसे ही हम ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है आउटसाइड ऑफ द कोड विच हैव प्रोटीन कोडेड, उसे हम इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइटिक साइकिल। इनमें से कौन सा वो करेक्टर है जो लाइटिक साइकिल में नहीं होगा? ठीक है, नंबर वन, डेथ ऑफ द होस्ट। नंबर टू, वायरसेस आर वायलेंट। नंबर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। नंबर डी, बैक्टीरियल सेल फेल टू रिप्रोड्यूस। इसमें से कौन सा वो है जो लाइटिक में नहीं होगा? बात समझ में आ रही? लाइटिक साइकिल में नहीं होगा, तो कौन सा आंसर ठीक है जी? फोर का आंसर क्या है? फोर का आंसर अभी फोर का ये है ना, फर्स्ट, प्रोटीन दैट मेक अप देयर कोट्स एंड एनवलप, ये है फोर का आंसर। तो आंसर नेक्स्ट यानी फाइव का आंसर हमारे पास आया डी। कोई और आंसर? एक आंसर आया जो कि ठीक नहीं है जी, बैक्टीरियल सेल ना। ए आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है, सी भी गलत है जी, सी आंसर एक और आया वो भी गलत है। ए आंसर जो हमारे पास आया है वो ठीक है। आपको याद करवाते चलें, अगर आपने देखना है तो आप इजीली अपनी बुक में पेज नंबर 91 पर लाइटिक साइकिल की डायग्राम देख लीजिए। तो लाइटिक साइकिल की डायग्राम में आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वो एज अ कैरियर है, यहाँ पर प्रोफेज भी बनता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्या ऑप्शन था जो, एक मिनट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज भी है, बैक्टीरियल सेल फेल्स टू रिप्रोड्यूस, ऐसा नहीं होता, रिप्रोड्यूस कर सकता है। और वायरसेस आर वायलेंट, तो वायरस वायलेंट नहीं है। वायलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसा वायरस जो डेथ कॉज करते हैं। और यहाँ क्या नहीं होता, डेथ ऑफ द होस्ट सेल। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज वायरस जिस बैक्टीरिया में है, वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, सेल ऑफ द होस्ट सेल, सॉरी, डेथ ऑफ द होस्ट सेल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मीजल्स एंड मम्स इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय
सी पैरामिक्सोवायरसेस, पैरामिक्सोवायरसेस से हमारे मम्स और मीजल्स होते हैं। ठीक जी, बिल्कुल आंसर एक और आया आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, थिंग नॉट एसोसिएटेड विद एड्स, इनमें से कौन सा जो है वो एड्स से रिलेटेड नहीं है या एड्स में एसोसिएटेड नहीं है? impairing of immune system, arbovirus, virus can only survive in human body, fluid और HIV। आंसर दिया बी एर्बोवायरस, और एक आंसर सी, सी वाला आंसर ठीक नहीं है, बी वाला ठीक है जी। एक और आंसर बी आया, क्योंकि एर्बोवायरस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज कैरियर कहते हैं, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस का नाम देते हैं। तो ये तो वो नहीं होता ना, तो उसने कहा कि नॉट एसोसिएटेड। याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी कहा कि एमसीक्यूज जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ ज़रूर देखा करें, थोड़ी सी देर के लिए पढ़ा करें, और बहुत जल्दी में आप ये ना सोचेंगे यार ये तो बहुत इजी है। वो इजी जो होती है वही ज़रा से एक नॉट लगाने से बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखा करें। नेक्स्ट जी, हेपेटाइटिस टाइप विच पास थ्रू ब्लड फ्रॉम द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी हमने किया था, है ना? तो सी बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी नेक्स्ट आंसर भी आया। उसके बाद लास्ट हमारे पास है, प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम मेनली ड्यू टू। प्रीवियसली हम दो किंगडम बनाते थे, प्लांट और एनिमल, किस बेस पे बनाते थे जी? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल या टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक आंसर आया ए, नहीं ए तो ठीक नहीं है, और बी, जी बिल्कुल ठीक है, बी आंसर आपका ठीक है जनाब, बी हमारा आंसर इसका सही आपने दिया। तो ये इस तरह से हमारी एमसीक्यूज हो गई। अब हम आपको चलते हैं लेकर जनाब, हमारे 2-4 मिनट हैं, हम अपने शेयरिंग को, चैप्टर नंबर 6 को आपसे शेयर करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 आज का फर्स्ट हमारा इसमें लेक्चर आज हम स्टार्ट लेते हैं। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत इजी चैप्टर है आपके हमारे लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा बॉटनी में हमें मिलेगा, प्रोकैरियोट या मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोट या मोनेरा। प्रोकैरियोट कौन था, वेल नोन है आप लोग, ठीक है ना? तो डेफिनेशन आपके सामने है और आपको बहुत आसानी से याद है कि जनाब द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, which each cell contain a single DNA molecule coiled in a loop and not enclosed in the nucleus। न्यूक्लियस में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। बाकी उसमें बहुत सारी और करेक्टर्स हैं, हम वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मेन जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस बनाया जाता है या कहा जाता है तो वो क्या है, वो यही है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस एब्सेंट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल भी ना हो। न्यूक्लियर मटेरियल किसे कहते हैं, उसके जीनोम को, उसके डीएनए को, उसके आरएनए। ठीक है, ये हम कर चुके हैं बात। और ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम बैक्टीरियाज को डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, रिप्रोडक्शन को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स को देखेंगे, और प्लस फिर आखिर में लास्ट में जाकर साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा लिंक देखेंगे। ठीक है जी, नमाज का टाइम हमारा हो गया, तो आप लोग भी नमाज पढ़कर आइए। इंशाल्लाह अगले 10 मिनट बाद, नमाज के फौरन बाद हम आपसे दोबारा स्टार्ट ले लेते हैं क्लास। ठीक है जी, नमाज पढ़िए। प्रोकैरियोट जो है वो हमारा ऐसा ग्रुप है
जिसके लिए हमने चैप्टर 1 में आपसे डिस्कस भी किया था, और हमने वहाँ डिफरेंट एरा आपको दिखाए थे, है ना। और कहा था कि इस दुनिया में जिंदगी का वजूद 3000 मिलियन ईयर्स पहले जिंदगी के लिए जो पॉसिबल कंडीशंस थी वो प्रोड्यूस होना शुरू हुई, और तकरीबन 2500 मिलियन ईयर्स पहले हमारी कोई ना कोई लाइफ बनी होगी। इस पर तो तमाम ऑलमोस्ट साइंटिस्ट जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि जनाब ऐसा ही हुआ होगा। तो और कहा ही जाता है कि वो लाइफ कौन थी, क्या थी, कैसी थी, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्तों में आपको, जो आप लोगों में से ही कोई बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड ले लें, ठीक है ना, इस तरह की रिसर्च को फाइंड करने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है वो ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है, और हम सिर्फ साइंटिस्ट ये कह सकते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ है। और 200 बिलियन ईयर्स पहले साइंटिस्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रोकैरियोट डेवलप हुआ होगा, क्योंकि जिंदगी सिंपलेस्ट वे में ही स्टार्ट हुई है, ये बात तो हम सभी एग्री करते हैं। और उसके बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आया होगा, मॉडिफाई हुआ होगा, और फिर हम कहते हैं जनाब कि हमारी ये आज की इतनी एडवांस एनिमल्स और प्लांट डेवलप हुए। अब इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी जितनी भी हमने की है या चलाई है, उसमें हमारी लाइफ का बेशतर हिस्सा वो सिंपल वे में यूज कंटिन्यू हुआ होगा। भाई एक लाइफ को बनने में 500 बिलियन ईयर्स लगे, तो उसको मॉडिफाई होने के लिए तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो ये लाइफ हमारी इसी तरह से बहुत देर में मॉडिफिकेशन होते होते आज के इस टाइम तक, इस टाइम पीरियड में एडवांस लाइफ हमें नजर आती है। तो वो प्रोकैरियोट जो सबसे पहले डेवलप हुआ, सबसे पहले बना, वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है एज बैक्टीरिया। क्योंकि हम जब वॉल्केनोज को या बहुत पुराने केव हमें नज़र आते हैं, मिलते हैं, और वहाँ जो रिसर्च हो रही होती है, तो पता चलता है कि यहाँ बहुत ही सिंपल यानी सिंपलेस्ट बैक्टीरिया की फाइंडिंग होती है। तो हम बैक की तरफ जा रहे हैं, बैक से फाइंड करना चाहते हैं कि जनाब ऐसे बैक्टीरिया और इनसे प्रीवियसली कैसे होंगे। तो ये बहुत मतलब ऐसी डिस्कवरी है जो बहुत इजी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो बैक्टीरिया की जो हमारी डिस्कवरी है, जो हमारे एक्चुअल आज के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, वो डिस्कवरीज हमें मिलेगी किसके साथ? वो डिस्कवरी हमारी डिपेंड करेगी कि हम इस बैक्टीरिया को देखें कैसे, नजर कैसे आए। क्योंकि बैक्टीरिया वेरी स्मॉल, relatively simple, single celled and unicellular organisms whose genetic material is not enclosed in a spatial nuclear membrane. For this reason bacteria are called prokaryote. तो अब ये छोटा था, तो डेफिनेटली हमारी जितनी बाइनोकुलर्स हमने फाइंड की, बनाई, तो उन बाइनोकुलर्स में जब तक अच्छी मॉडिफिकेशन नहीं हो जाती, हम इसे नहीं कर सकते। और हमें याद है कि 60s में हमारी बाइनोकुलर बनी थी। तो 16 सेंचुरीज में हमने एक सेल को देखना शुरू किया था, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम था हमें देखना। तो फिर 16 ही सेंचुरीज में हमारे बैक्टीरिया की भी फाइंडिंग हुई। एंटोनी वॉन लीवॉन हुक 1673 में इसने पानी का एक छोटा सा ड्रॉप लिया और
उसमें से जो है वो क्या, इसे पानी के छोटे से ड्रॉप में बड़ी ही तेजी से भागते दौड़ते कुछ चीजें नजर आई। बड़ा परेशान हुआ। आज भी हम जब अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह जब कॉलेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स है ना परफॉर्मेंस होगी। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हुए ना आपको हम फ्रॉक का रेक्टल कंटेंट्स निकालेंगे, और रेक्टल कंटेंट्स निकालकर उसमें हमने देखना है डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ। तो चूंकि लाइव हमारा फ्रॉग अभी फ्रेश होगा, तो हम उसके रेक्टल कंटेंट्स को भी निकालेंगे तो वो भी फ्रेश होगा। तो उसमें वो बैक्टीरिया यानी प्रोटोजोआ जिंदा होंगे, भाग रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा उधर जा रहा होगा, तो आपको वो प्रोटोजोआ बहुत इजीली नजर आ रहा हो। तो ऐसा ही कुछ हमारे एंटोनी को भी नजर आया 1673 में। पानी के ड्रॉप को इसने माइक्रोस्कोप या बाइनोकुलर में रख कर देखा। अब होता यह है कि अगर आप कोई काम करते हैं रिसर्च का, तो उस रिसर्च के काम को आपके नाम से उस वक्त तक अटैच नहीं किया जाएगा जब तक कि वो पब्लिश ना हो जाए। ठीक है ना? अगर आपने वो काम किया और पब्लिश नहीं करवाया, तो वो ही वर्क कोई और कर लेगा। मिसाल के तौर पे मैंने यानी कि पीएचडी किया, तो मैंने पीएचडी करने के दौरान कुछ न्यू हमारे फाइंडिंग थी, इंसेक्ट थे पाकिस्तान में, वो हमने फाइंड किए। मैंने उनके नाम रखे। अब उनके नाम रखने के बाद मैंने अगर उन्हें पब्लिश नहीं करवाया, तो वो इंसेक्ट कोई और उनके नाम रख सकता, लेकिन मैंने उनको पब्लिश करा दिया, अब वो मेरे नाम से ही जाने पहचाने जाते। इसी तरह से जब भी कोई रिसर्च होती है, तो उसे पब्लिश करवाना किसी पेपर, किसी जर्नल में ज़रूरी होता है, और वो जर्नल साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं। अब वो कैटेगरीज हैं, आप साइंटिफिक काम कर रहे हैं, आप आर्ट्स में कर रहे हैं, आप इस्लामियात में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, हर उसके अलग अलग जर्नल्स हैं। तो दुनिया का जो इस वक्त भी काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी ऑथेंटिक भी है, वो रॉयल जर्नल है। और हमें याद होगा, आपने शायद कोई अगर पुरानी चीज़ों को देखा हो, तो आपको पता होगा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। यानी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना साइंटिस्ट, तो आप नोट कीजिएगा कि हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो स्टार्ट से 600 से शुरू होते हैं, और 1300 और 1400 और 1500 तक आपको उनकी जो वर्किंग है, जो रिसर्च है, वो नजर आती है। मगर 1600 के बाद अचानक से आप लिख देते हैं जी, फॉरेनर रिसर्चर्स या फॉरेनर साइंटिस्ट या नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, और उसके बाद से आज तक आप जो रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें सारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट आपको नजर आते हैं। इक्का दुक्का मुस्लिम भी होते हैं डेफिनेटली, है ना? ऐसा ही है। तो 16 सेंचुरीज के बाद जो साइंस थी, वो सारी की सारी हमारे मुसलमानों से लेकर और नॉन मुस्लिम ने उस पर काम शुरू किया। अब उसकी हम हिस्ट्री की तरफ बात नहीं कर रहे। तो इसने भी, यानी जो हमारे एंटोनी थे, इन्होंने भी ये काम करते हुए 73 में अपने फिर वो मुख्तलिफ वर्किंग किया। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन उस वक्त की बड़ी मशहूर सोसाइटी थी। दुनिया भर में जो भी साइंटिस्ट था, वो काम करने के बाद उसकी ख्वाहिश होती थी कि उसका पेपर इस सोसाइटी के जर्नल में पब्लिश हो जाए। जैसे आज जो नेचर है दुनिया का माना हुआ जर्नल, उसमें अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च आपने की है, तो उसको पब्लिश करने के लिए जमा करा दिया, सबमिट करवा दिया, और अब आप भूल जाएं, 1-2 साल तो खाली रिव्यू के लग जाते हैं उसमें। फिर अगर वो एक्सेप्टेड हुआ, तो अगले 2 साल और शायद लग जाए, 1 साल और लग जाए। पहले तो इनिशियली तौर पर देखा जाता है, वो तो खैर 1 आध महीने में वो रिजेक्ट करना है या रिव्यू के लिए भेजना है, वो बता देता है। ठीक है, तो इन्होंने भी वो मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिए,
और उनमें से डिफरेंट वो कैटेगरीज को निकाला, देखा, तो इन्होंने कहा यार बहुत छोटी सी कोई चीज इसमें है और वो बड़ी तेजी से घूमती फिरती है, भागती दौड़ती है, और डिफरेंट ये जो ड्रॉप्स हैं यानी गंदा पानी भी लिया, साफ पानी भी लिया, तो उसमें हमें अलग अलग किस्म के नजर आ रहे हैं। तो ये एक बाकायदा नोट करते रहे ना, कुछ डायग्राम भी हाथ से स्केच भी बनाने की कोशिश की। अब उस वक्त ये उसको ज्यादा बेहतर तो नहीं बना सकते थे, लेकिन जैसे भी बनाया बार, तो अपने उस आर्टिकल में उसका थोड़ा थोड़ा सा जो भी स्ट्रक्चर जहां तक इनको नजर आता था वो इन्होंने लिखा डिफरेंट पेजेस में, और पेज बनाने के बाद इन्होंने वो लेटर बनाकर एज अ पेपर रॉयल जर्नल ऑफ सोसाइटी लंदन को भेज दिया। तो फिर वो 73 की रिसर्च 74 में भी की होगी, 5 में भी, वो सारा इन्होंने बनाने के बाद सेंड किया, तो 77 में जाकर वो पब्लिश हुई। और जब पब्लिश होती है जब ही डिस्कवरी आपके नाम होती है। काम आपने किया 73 में, पब्लिश हुई 77 में। जैसे हमने काम किया 2006 में और हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ 2009 में, तो वो 2009 का ही काउंट किया जाएगा। ठीक है जनाब। तो इस तरह से ये हमारे वायरस की डिस्कवरी होती है, सॉरी बैक्टीरिया की डिस्कवरी होती है। और फिर जो अच्छी हमारे ज़्यादा बेहतर इस पर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया और डिफरेंट वेज यूज़ किए, और इसे बचने के या इससे महफूज रहने के, और इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो 19 सेंचुरीज में लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। और इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी की बुनियाद रखी। नहीं, ये साइंस ही पूरी अलग कर दी। इसको प्रोटोजोआ में रखे थे हम पहले, फिर इसको हमने प्रोकैरियोट्स में रखा, फिर इसको उठाकर एक अलग साइंस में रख दिया। रहेगा ये प्रोकैरियोट में अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन साइंस हम इसकी पूरी जो डिस्कवरी या इसके स्ट्रक्चर या इसकी रिप्रोडक्शन या इसके वट एवर किसी भी कैरेक्टर को देखेंगे तो वो आप अलग। ये हमारे सामने लुइस पास्चर हैं जिनकी पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, और वेल नोन पर्सन रहे ये। आपने याद होगा, आपने 9th में भी लुइस पास्चर का मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हम स्टरलाइज कैसे करते हैं, हम मिल्क को लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से महफूज रखते हैं, किसी लिक्विड को लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह महफूज कर सकते हैं, है ना। याद होगा यकीनन आपको। तो ये हमारे लुइस पास्चर थे जी, बिल्कुल। पास्चराइजेशन, इन्हीं के नाम पर पास्चराइजेशन उस मेथड को कहा जाता, और वो आज भी यूज होता है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं जी। छोटा सा बैक्टीरिया है तो स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा सा होगा। तो इस चूंकि है सेल, तो इसमें सेल कंपोनेंट तो होंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके चैप्टर 4 में, लेकिन उसके जो अलावा कुछ चीजें हैं वो यहाँ पर फोकस की जाएगी। भाई साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो बैक्टीरिया में है ही है ना। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन अलग सी हम कुछ बातें होंगी जो यहाँ उनको फोकस करते हुए ज्यादा आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है। सेल वॉल कहाँ है? सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह प्लांट में था ना सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए नीचे जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, बाइलिपिड फॉस्फो मॉलिक्यूल ये नजर आ रहा है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, और ये ऊपर जो है ये हमारी सेल वॉल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, यही वो सेल वॉल है जो इसको काफी मजबूत बना देती है और किसी भी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त करती है, चाहे बाहर से इस पर प्रेशराइज किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बैक्टीरिया थोड़ा सा हमसे स्ट्रांग होता है उन हालात में जिन हालात में हम अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकते, बैक्टीरिया उन हालात में इजीली सरवाइव कर लेता। The cell wall of most bacteria is mainly composed of
पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसमें जो मोस्टली ये जो आपको नजर आ रहा है मॉलिक्यूल सुर्री बॉल है, देख सकते हैं आप इनका स्ट्रक्चर, ये पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था बाइफॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, अरेंज हो रहे हैं दो लेयर में, ये सिंगल लेयर में, और लेकिन लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये पेप्टिडोग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सेल वॉल की मेन प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन एडिशन इसके अलावा इसमें क्या है जी, शुगर मॉलिक्यूल होता है और टिकॉइक एसिड होता है, लिपोप्रोटीन होती है एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स ये भी मौजूद है। अब ये बिल्कुल उसी तरह नहीं, आपको सेल मेम्ब्रेन का याद आ रहा है कुछ, ये और ये क्या चीज है सेल मेम्ब्रेन में, अगर आपको याद आए, क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद आ रहा है भाई? हाँ ना बोला करें भाई, क्या हाँ जी याद आ गया, और नहीं आया तो बताएं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमने कहा था कि दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एक वो जो बोथ लेयर्स में फिक्स होती हैं अप से लेकर आउट, दूसरी वो जो सिर्फ और सिर्फ एक साइड या तो लोअर पर होगी या अपर, जैसे ये है ना, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीगर प्रोटीन। इसी तरह से हमारा जो मौजूद है पेप्टिडोग्लाइसिन के लेयर्स, उन लेयर्स को भी तो आपस में फिक्स करना है ना, तो उनको फिक्स करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यहाँ प्रेजेंट है। जैसे आप ये देखिए, ये कहाँ जा रही है जी, लिपोटिकोइक एसिड की मेम्ब्रेन पूरी सेल वॉल क्रॉस करके कहाँ चलेगी, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। टिकोइक एसिड हमें यहाँ भी नजर आ रहा है हाफ में। इसी तरह प्रोटीन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल लाइक लिपोप्रोटीन, वो हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ से इतना बॉन्ड हो गया, यहाँ से इतना फिक्स कर दिया, यहाँ से इतना फिक्स, तो अलग अलग फिक्सेशन हो रही है। एक फिक्सेशन कौन सी है, होल फिक्स है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। कुरान में आपको वाज़े तौर पर बताया कि आपकी जो पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल आपकी जमीन को रोके हुए है। बिल्कुल सेम क्यों, ऐसा क्यों है, और ऐसा हम देखते भी है, ये चट्टान है ना, तो चट्टान का बहुत सारा हिस्सा अंदर भी होता है, फिर जमीन के अंदर भी हमें चट्टानें नजर आती हैं। इन चट्टानों ने क्या कर रखा है, अगर हम सपोज ये अपनी लैंड को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये हमारी लैंड है, तो आप देख लें उसने इन सारी लेयर्स को रोक रखा, और जिस दिन कयामत होगी ये चट्टानें अपने रुई के गाले की तरह उड़ेंगी, मतलब ये हट गई तो आपकी ये जमीन बिल्कुल बेकार, उड़ जाएगी सारी की सारी जमीन, ठीक है। तो बहुत बड़े एग्जाम्पल आपके पास से लेकर छोटे माइन्यूट बात अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें भी एक ही कानून लागू है स्ट्रक्चर में, तो वो अल्लाह के कवानीन है ना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो, आर्की जो होता है ना, आर्च, आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है पुराना। इसको हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में। तो आर्की का मतलब होता है जैसे वो आर्कियोलॉजी होती है, पुरानी टाइप की बिल्डिंग है, पुराने हमारे जो मॉडल्स हैं वो, तो आर्की बैक्टीरिया वही, डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइसिन इन देयर सेल वॉल। तो हम क्या डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं जो पुराने हमें बैक्टीरिया, सिंपलेस्ट बैक्टीरिया मिलते हैं सादा, उनमें हमारे पेप्टिडोग्लाइसिन के मॉलिक्यूल सेल वॉल में नहीं होते, ठीक है। while mycoplasma are those bacteria which do not contain cell wall। अब इसमें से एक और टाइप माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया, इसकी ये एक्स्ट्रा है हमारी बात, ये हमारे उसमें आपको बुक में
पॉसिबल है कि नहीं नजर आएगी, लेकिन चूंकि थोड़ी सी बैक्टीरिया की बातें हो रही थी और बहुत सारी बातें, अब हम इतनी सारी एक्स्ट्रा बातें तो आपके बिल्कुल पॉइंट से हम हट जाएंगे ना, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर हम जरूर बताते हैं, ताकि आपको ये रहे कि जी हमने बुक से कंसर्न करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमारे जहन में होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें देखेंगे तो सेल वॉल, तो इसका मतलब है कि इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट है। अब ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स पे। हाँ, आज भी इस पर बहस चलती है। किस पर? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पर। कोई साइंटिस्ट कहता है कि जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला होनी चाहिए, कोई साइंटिस्ट कहता है जी इसके स्ट्रक्चर की बेस पर होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल। कोई कहता है जी नहीं जी ये जो बीमारियां कॉज करते हैं उस बेस पर होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ आज भी इस पर क्या है, एक सेटिस्फेक्शन क्लासिफिकेशन पे हम बात नहीं करते। और फिर साइंस में होता ये है कि साइंस में जो भी बात आप कर दें ना, यानी अगर साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया है तो वो दूसरा साइंटिस्ट उसको ये नहीं बोलता कि भाई तुम गलत कह रहे हो। जैसे सियासतदान होता है ना, हमारे पॉलिटिशियन, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की बात को गलत थोड़ी बोलते, बोलते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो भाई, तुम झूठ, ऐसे नहीं बोलते। वो अपनी बात को घुमा कर ले आते हैं कि जी मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ भी साइंस में भी हम कभी भी किसी साइंटिस्ट को, अदर साइंटिस्ट को बुरा नहीं कहते, हम अपनी ही बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं कि जी मैंने ये कहा और तुमने ये कहा, बस। अब फर्क जो है वो ये है, तो इसका डिफरेंस ये निकलता है, या मेरा कंक्लूजन ये, आपका कंक्लूजन ये, तो मेरे कंक्लूजन में ये डिफरेंस है। ये सही है गलत है ये कौन बताएगा? ये तीसरा साइंटिस्ट आकर बताएगा। तो इसका स्ट्रक्चर में हम साइज वगैरह अगर देखें तो बहुत माइन्यूट सा हमें नजर आता है, और 2 माइक्रो इसकी ब्रेथ भी है, साइज भी है। साइज लेंथ में अगर हम जाएं तो 2 से लेकर 10th माइक्रोन तक ये हमें नजर आता है, और हमारी लाइफ का पॉइंटर भी कहलाता है। पेज नंबर 101 मेरा ख्याल है ना, 101 पे आप देखिए स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास जनाब कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th लाइन पर आप देखिए पॉइंटर लिखा हो, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पॉइंटर किसका है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंटर। तो एमसीक्यूज में आपसे बात की जा सकती है कि भाई पॉइंटर कौन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर जी? अच्छा, अब चलें जी दूसरी चीज इसमें, और वो है इसका सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर होते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो मौजूद होता है वो होता है कैप्सूल, या उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स भी कहते हैं। कैलेक्स, कैलेक्स का लफ्ज पढ़ा कि सुना? किसी को याद है? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नहीं याद तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। फ्लावर का पहला पार्ट है। एक आंसर हमारे पास आया है, देखते हैं जनाब। फ्लावर का पार्ट है, बिल्कुल जी, फ्लावर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कैलेक्स, फिर करोला, एंड्रोशियम का। तो ये हम इसे ग्लाइको कैलेक्स इसीलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट घेर, कैलेक्स का मतलब पहला घेर, फर्स्ट होल। तो बैक्टीरिया का पहला कवरिंग कह लें आप इसको, फर्स्ट कवरिंग। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इज जनरली टर्म यूज फॉर सब्सटेंस दैट सराउंड बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल के सराउंड में होगा हम उसे कैप्सूल इंटरनल कहेंगे, या स्पेशलाइज अगर आप कहेंगे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा। ग्लाइकोकैलिक्स हम किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है जी? कि भाई किसी और के सराउंडिंग में कोई चीज आपके वायरस के था ना, वायरस के सराउंड में जी प्रोटीन कोड है, तो आप कह दीजिए ये ग्लाइकोकैलिक्स है, नहीं कह सकते आप। सिर्फ बैक्टीरिया के आउटसाइड पर है, उसे ही कहें।
इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, ये कैप्सूल की शक्ल में हो सकता है, कैप्सूल खाते हैं ना टैबलेट के तौर पे आप, थिक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिड, या ये ऐसा हो सकता है कि कैप्सूल जैसे सख्त होता है, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, बंद होता है ना उसमें आपने दवाई डाली होती, और सख्त रिजिड होता है, और स्लाइम लेयर, या फिर लूज सॉल्युबल शील्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये किस में होगा? ये आमतौर पे आर्कियोबैक्टीरियाज में, जो पुराने बैक्टीरिया हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, उन बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर बनाई। स्लाइम से खेलते हैं आप लोग, यूजुअली 6, 7, 8 के बच्चे तो खेलते हैं, 9, 10 के भी खेलते हैं, और आजकल तो फ्री टाइम होगा तो बहुत आपने खेला होगा स्लाइम से। बहुत सॉफ्ट सी होती है ना, हाथ पे लगाएं मजा आता है उसको, डिफरेंट शेप बनाएं उसकी तो आसानी से बन जाती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये लूजली सॉल्युबल है। किन में? हमारे वो बैक्टीरिया जो पुराने हैं, अनमॉडिफाइड। इट इज कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइको और सेक्राइड, दोनों एक ही चीज है ना, याद है? याद होगा यकीनन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। भाई फैगोसाइटोसिस क्या होता है भाई, कौन बता रहा है? फैगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, कौन बता रहा है जी फैगोसाइटोसिस? क्या बात है जी, आंसर नहीं आया? आया है जी, एक है, देखें जी क्या है। प्रोसेस ऑफ ईटिंग सेल, प्रोसेस ऑफ ईटिंग सेल आंसर है हमारे पास। हाँ जी, और कोई? बस जी, एक सेल दूसरे सेल को खा जाए, या सेल का सॉलिड ईटिंग करना, इंगल्फ करना, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फैगो मीन्स होता है सॉलिड, खाना, और साइटोसिस सेल में चला गया। या तो वो एक सेल दूसरे सेल को खा जाए, डाइजेशन ऑफ सेल आंसर आया जी, है ना, ये दूसरे सेल को खा लिया और खत्म कर दिया। तो हमारे बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जिनको आप वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं ना। तो उसमें कई कैटेगरीज हैं, कोई किलर सेल है, कोई हेल्पर सेल है। वो यही करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, इन बैक्टीरिया को खा जाते हैं। कैप्सूल क्या कर रहा है जी? कैप्सूल इन बैक्टीरिया को हमारे जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उनको खाने से जरा रेजिस्ट करवा देता, मजबूती आ गई ना, तो वो जरा रेजिस्ट कर जाते हैं, तो फैगोसाइटोसिस करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इनकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है। पैथोजेनेसिटी मीन्स कि ये बीमारी फैलाने में ताकतवर हो जाती है। जैसे स्टेप्टोकोकस नमोनिया, नमोनिया ही का एक बिगड़ी हुई शक्ल आजकल हमारे पास कोविड जो नाम है वायरस का, वो है। ठीक है, इसमें वही सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो नमोनिया में इनिशियली तौर पर होते हैं। अब वो थोड़ा बहुत तो चेंज है। बैक्टीरियस एंथ्रेक्स, किसी वक्त आपने एक कहीं पढ़ा होगा, एंथ्रेक्स एक नज़ले की बीमारी है, यानी सांस ट्रैक की है, और ये भी हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें गड़बड़ करता है और सीवियर कंडीशन पहुंचा देता है। सेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये हमारे जो लोअर ट्रैक है उसके अंदर बीमारी पैदा करता है, लोअर ट्रैक ऑफ द रेस्पिरेटरी। तो इस तरह से ये थोड़ी सी एग्जाम्पल थी हमारे पास, और हमने बात की कि जनाब ये हो गया। अब ये देख लें, इसमें हम आज बस आपसे ये बात करते हैं, और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो गया काफ़ी।
तो ये है जनाब हमारे पास, देखिए, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उसके बाद हमें नजर आती है ग्रीन वाले कलर में सेल वॉल। और ये आउटसाइड जो आपको नजर आ रहा है, ये है कैप्सूल। तो इस तरह ये 3 लेयर हमें बनी हुई नजर आती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और देन कैप्सूल। अंदर उसके मटेरियल नजर आ रहे हैं डिफरेंट, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका है बेटा। जो सवाल एक दो आप लोगों ने करने थे, वो काइंडली जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं उसको आपको अप्लाई कर दूं। और जो एक बच्चे और थे जिन्होंने स्पेशली मुझे कहा था, तो मैंने टाइम देखा नहीं, तो वो अभी। अच्छा जी, एक सवाल इन्होंने कहा कि सर पेज नंबर 93 पर मीजल्स एंड मम्स का कॉस पैरामिक्सो वायरस लिखा हुआ है, तो सर राइट ऑप्शन पैरामिक्सो वायरस है या रेप्टो वायरस? नहीं, रेप्टो नहीं, हमने पैरामिक्सिस ही कहा था। आपने शायद, या हमने, मैंने तो आपके ऑप्शन में पैरामिक्सो वायरस ही लगाया बेटा। राइब्डो वायरस नहीं लगाया, है ना? तो क्लियर कर लीजिएगा उसको। राइब्डो वायरस नहीं, पैरा मिक्सो वायरस। रैप्डो वायरस जो, वो रेबीज के लिए है ना, उसमें जाता है। अच्छा जी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब का कोई मसला नहीं, आप जल्दी से सवाल पूछिए फटाफट। टाइम नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट होनी है। एमसीक्यू दोनों चैप्टर के आएंगे। एक सवाल है, बिल्कुल जी, एमसीक्यू दोनों चैप्टर के होंगे। और उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव कोई पेपर होगा, वो भी ये दोनों चैप्टर से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, असाइनमेंट वाला वर्क आएगा पेपर में? बेटा पेपर में पूरा चैप्टर आएगा ना, उसमें असाइनमेंट प्लस जो भी काम है हमने पढ़ा है सब कुछ उसमें होगा। ठीक है। देयर वाज सपोज बी अ क्लास हियर एट 7:30 ऑफ सेक्शन बी। जी, सेकंड बी हमारी क्लास बेटा शुरू होने वाली है। तो सेक्शन बी आज से स्टार्ट है, हम उसकी क्लास भी अभी 7:30 हो गए, मैंने टाइम नहीं देखा था, पढ़ते हुए थोड़ा सा टाइम आइडिया नहीं रहता। ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी कल मिलेंगे। क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिएगा, अगर आपने क्वेश्चन कोई अभी रह गया है पूछने वाला, तो नोट कर लीजिए। टेस्ट में दोनों को चैप्टर 1 2 एमसीक्यूज में भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है जी। ओके, अल्लाह।